हाय फ्रेंड्स, मैं एबी अपने यूट्यूब चैनल बिंदास एंजॉय स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज ये दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो कि बच गया था। काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसीलिए दो पार्ट में बनाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि हर चीज़ एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का चलिए नोट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बुक से नहीं नोट से पढ़ते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, हम उसी लिए इसमें से मैंने पॉइंट निकाल करके अलग नोट्स तैयार करके आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आए। चलिए नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, लास्ट छूटा था, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्वतंत्रता का अधिकार हमने कहाँ छोड़ा था, अभी मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोगों का छूट गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हम लोगों ने यही पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोगों का बचा था, तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये चल रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में आगे देखिए, किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार क्या होने चाहिए। ठीक है, 3 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। किसी अपराध में दंडित व्यक्ति अथवा अभियुक्त को कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। जितनी भी धाराएँ प्रक्रिया हैं उसी के अनुसार जितना दंड लिखा उतना उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा किसी भी अपराधी को। ठीक है, यही बात कर रहा है। सेकंड में देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक गिरफ्तार और दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कई बार के लिए 2 बार सजा उसको मिल रही है। तीसरे पॉइंट पे, किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो अपराधी है वो खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का प्रयोग का अर्थ है अभियुक्त को विवश करना अथवा ज़बरदस्ती जो वह नहीं करना चाहता है करवाना। ठीक है, यहाँ पे बल का प्रयोग करके बहुत ज़बरदस्ती से गवाही करवाना, कुछ भी करवाना, डराना, धमकाना, चोट पहुँचाना, मारना, पीटना अथवा गैरकानूनी तरीके से कैद करना, ये भी गुनाह है। चाहे कैद करना चाहे गवाही दिलवाना, ये कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन है, इसमें उसके खिलाफ है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, हम लोग का मेन टॉपिक अलग चेंज हो गया, वो इसी में है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में ही है। निवारक नज़रबंदी क्या होता है। ठीक है, निवारक नज़रबंदी हम लोग देखेंगे। निवारक नज़रबंदी का अर्थ है बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है कि बिना मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी बिना कानूनी प्रक्रिया है, संदेह के आधार पर। ठीक है, आगे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर उसके अपवाद भी हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि अपराध नहीं किए उसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अपराध किए तब गिरफ्तार होता है, लेकिन ये अपवाद है। ठीक है, इसको बोलते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को उस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानूनी कार्य करने वाला है। इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है कि आप ये काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने ये जुर्म किया और ये यहाँ पे लिखा है, बिना किसी आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, इसे नज़रबंदी कहते हैं। नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आगे चलिए। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीनों के लिए ही हो सकती है। ये अधिकतम 3 महीने के लिए गिरफ्तार आपको रखा जा सकता है कैद। ठीक है, 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाया जाता है। 3 महीने के बाद एक बोर्ड का गठन होगा, उसके समक्ष लाया जाएगा। ठीक है, फिर उसकी आपको सुनवाई होगी और उसको छोड़ दिया जाएगा आपका। ठीक है, जो भी है प्रक्रिया। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। ये कह रहे हैं कि जो निवारक नज़रबंदी है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ज़बरदस्ती, एक असामाजिक तत्व जो विद्रोही हैं, जो समाज देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते हैं, उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। वही बात है। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का उद्देश्य क्या है।
निवारक नजरबंदी का उद्देश्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं अपितु उसे कोई अपराध करने से रोकना होता है। इस प्रकार यह कदम दंडात्मक नहीं अपितु सुरक्षात्मक है। कह रहे हैं ये दंडात्मक नहीं है, ये सुरक्षा के लिए किया जा रहा है कि अपराध करने से रोका जा सके। ठीक है, चलिए आगे। किसी भी नज़रबंद व्यक्ति को 2 अधिकार प्राप्त हैं। नज़रबंद व्यक्ति को 2 अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, यह जानने का अधिकार कि उसे किस आधार पर बंदी बनाई। अगर कोई आपको ऐसा करता है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि किस आधार पर। नज़रबंदी के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। प्रतिवेदन अपने खिलाफ जो भी है वकील वगैरह रखने का अधिकार है कि आप इसकी सुनवाई और उसके आगे जा सकते हैं। ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी क्या होता है, इसी के अंडर में ये था तो मैंने पॉइंट अलग से इसको नोट करके आप लोगों को समझाने के, क्योंकि निवारक नज़रबंदी और ये आपातकाल में कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। ठीक है, देखिए आपातकाल का एक प्रत्याशित कठिन तथा खतरनाक स्थिति है जिसमें सरकार द्वारा अधिकांश मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। इसमें अधिकतर जो मौलिक अधिकार हम लोगों के हैं वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ अधिकारी बचते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, देश के भीतर घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि निलंबित हो जाती है। बिना किसी मुकदमे सरकार किसी भी को भी हिरासत में, ये जितने आप लोग देखें ये सब खत्म कर दिया जाता है जब आपातकाल लगता है। ठीक है, और आपातकाल का 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में जब मेन पॉइंट आएगा इसका। इसमें थोड़ा सा पॉइंट दिया था इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करा है। काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। चलो थोड़ा सा जो ग्लिम्स है समझना चाहिए क्या होता है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, जिसके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करनी, वही बात है, आगे यही दिया है, लेकिन एक पॉइंट इसका में इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये देखिए विधानमंडल ऐसे कानून बना सकती है। विधानमंडल का मतलब आप लोग अच्छी भली बात ही जानते होंगे। ठीक है, सकती है, और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार के खिलाफ है। कह रहे हैं विधानमंडल ऐसे कानून बना सकती है और कार्यपालिका उसको लागू भी कर सकती है जो 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ भी है, तो उसको कानून उस पर बना सकती है आपातकाल के दौरान। आपातकाल एक प्रत्याशित कठिन तथा खतरनाक स्थिति है। इसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें तत्काल कार्रवाई होती है, इसमें विलंब नहीं होता। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर। आपातकाल कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पे, मंत्रिमंडल की सलाह पे। ठीक है, आगे चलिए। इसमें स्वतंत्रता निजी स्वतंत्रता पर ढेर सारे प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में निवारक नज़रबंदी का भी प्रावधान है। जो आपातकाल और निवारक नज़रबंदी दोनों में आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें उसको नहीं देखा जाता है कि हनन हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब आ गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म मत का पालन करने चुनने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का धर्म कर सकता है, चुन सकता है, जा सकता है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे तो अन्य किसी भी धर्म का मत अनुसार उपासना कर सकता है, उसे भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। वो किसी भी धर्म का पालन करे, पूजा पाठ करे, उसका अधिकार है। ठीक है, और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल प्रावधान कौन कौन से हैं कि ये नहीं है कि आप धर्म के नाम पे आप कुछ और कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतिबंध, सरकार चाहे तो धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। ठीक है, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिबंध 3 आधारों पे है, जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। इसका अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, वो कोई व्यक्ति धर्म का कर रहा है पालन और ये दूसरे व्यक्ति का हो रहा है प्रॉब्लम, तो वो इस पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। कुछ सामाजिक बुराइयां आदि को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक और कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए भी सरकार इस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकार ने सती प्रथा, बहुविवाह, मानव बलि जैसे कोई प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण में दिया है, सती प्रथा थी, बहुविवाह आदि जैसे बलि को प्रथा थी, उसको सरकार ने, ये धार्मिक मान्यताएँ मानी जाती है, लेकिन सरकार ने रोक लगा दिया कि ये कानून के खिलाफ है और ये जुर्म है। ठीक है, धर्म परिवर्तन क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपने धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसे धर्म, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती, ठीक है, वो आगे मैंने मेंशन किया है, स्वेच्छा से वो धर्म परिवर्तन होता है। ठीक है, धर्म परिवर्तन का अधिकार भारतीय संविधान में
कि संविधान किसी भी नागरिक को एक धर्म के दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। ठीक है, संविधान अधिकार देता है, आप परिवर्तन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं? स्वेच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन, इसमें क्या होता है? अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित करते हैं। ठीक है। जबरन धर्म परिवर्तन ये है कि ज़बरदस्ती आप संविधान के खिलाफ आप परिवर्तित उसका धर्म करा रहे हैं, वो संविधान इजाज़त नहीं देता है। ठीक है। और तीसरे में लाचार लालच देकर धर्म परिवर्तन, और वही होता है कि रुपया पैसा शादी विवाह करवा देंगे आपके, बहुत अच्छे से आपको अमीर बना देंगे, उसको लालच देकर धर्म परिवर्तन करना, ये भी अपराध है। ठीक है। धर्म का प्रचार और प्रसार का अधिकार, संविधान हमें केवल अपने धर्म के बारे में सोचना से प्रसारित करने का अधिकार देता है, जैसे हमें दूसरों का अपने धर्म की ओर आप प्रसार करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, और आप अपने धर्म की ओर आकर्षित करिए अपने धर्म को अच्छा बनाकर। ठीक है। चलिए आगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपके साथ अगर शोषण हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? देखिए, मानव व्यापार, जब वस्तुओं की तरह औरतों और पुरुषों को बेचना, भाड़े पर उठाना अथवा अन्यथा उपयोग करना। ठीक है। इसमें भाड़े पर उठाना, ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है, व्यापार करना, ये सब चीज़ें मानव व्यापार में आता है। ठीक है। इसके साथ औरत लड़कियों से अनैतिक प्रयोजन के लिए व्यापार करना भी मानव व्यापार कहलाता है। अनैतिक कार्य का मतलब आप लोग बढ़िया जानते हैं। ठीक है, यही चीज़ है, मानव व्यापार कहलाता है। ठीक है। बेगार अथवा जबरन मजदूरी, बेगार और जबरन मजदूरी का मतलब होता है किसी से बिना उसकी इच्छा के अनुसार ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना, उसको मजदूरी उतना ना देना जितना उसका हक है। ठीक है, ये है। और हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में मुख्य 2 प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध 2 प्रावधान भी दिए गए हैं। क्या क्या है? आपके साथ होता है तो क्या होना चाहिए? मानव व्यापार तथा बेगार पर रोक, संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव व्यापार तथा बेगार और जबरन काम करने को गैर कानूनी, आर्टिकल 23 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसा करने पे ये मतलब कानूनन अपराध है। ठीक है, इस पे रोक लगा सकता है सरकार। ठीक है। और बाल मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी को बाल शोषण की कहा जाता है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा खान में काम पर लगाना अथवा बच्चों से जोखिम कार्य कराना गैरकानूनी। ऐसा है कि 14 वर्ष से कम बच्चा है तो उसको कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करवाना जुर्म है। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक क्या होता है? इसमें मैंने एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया है तो आपको समझ आएगा। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा, धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में पूरे देश संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ठीक है। समुदाय या जाति को अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं? इसमें कौन कौन से प्रावधान दिए हैं? अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार है। ठीक है, अपनी भाषा को और लिपि को सुरक्षित करते हैं, अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है। भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं। ठीक है, अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकारी सतह पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का उपबंध किसी अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं है कि उसको दे रही है तो वो भेदभाव कर रही है। ठीक है, ये बात बोलना। चलिए आगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लास्ट अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वो अधिकार है जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसमें यह है कि आपका उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकार तो आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। अब आता है इसके अंदर में क्या क्या आदेश होता है, रीट जारी की जाती है। प्रादेश या रीट क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। ठीक है। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रदेश या रीट कहते हैं। वही न्यायालय आदेश दे सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार का अगर लागू कराने के लिए। ठीक है, और न्यायालय जा सकते हैं आप, विशेष आदेश जारी करता है। ठीक है, उसी को रीट कहते हैं। आगे चलिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में डॉक्टर भीमराव क्या कहते हैं? संविधान उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा सभी प्राप्त अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? हृदय आत्मा कहा की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यायालय द्वारा जारी रीट या प्रादेश, संवैधानिक
उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय ने प्राप्त अधिकार जिसमें वो नागरिकों के अधिकारों के हनन को रोकता है। ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों को हनन को रोकता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ठीक है, आगे चलिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश, इसमें न्यायालय के कोई भी व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, न्यायालय गिरफ्तार का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है, न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और वो उसको छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, परमादेश क्या होता है? यह आदेश जब जारी किया जाता है तब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं, अगर कोई पदाधिकारी अपने सही तरीके से दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये परमादेश जारी किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, निषेध आदेश क्या होता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई, वो ही कह रहा है कि अगर निचली अदालत कोई अतिक्रमण करके अपने पावर के जैसे जितना उसको शक्ति की है उसके ज़्यादा सुनवाई करता है तो ऐसे में उसको निषेध आदेश जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, रोकने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। और देखिए अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद या नियुक्त तो हो गया, इसमें ऐसा है कि कोई घूस उस देकर हो गया है, ठीक है, तो उसको सरकार उस पद के लायक नहीं तो उसको हटा सकती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे। उत्प्रेषण रेट क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है, ठीक है, तो न्यायालय उसके कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समझ विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसकी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकती है, यानी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है उसमें उत्प्रेषण रेट में। ठीक है, चलिए। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार का अर्थ किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को प्राप्त हुआ अधिकार जो एक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से संविधान में प्राप्त है। समझ में आ गया होगा? वही अधिकार है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, वो मानवाधिकार होता है। ठीक है, संविधान देता है। मानवाधिकार आयोग क्या होता है? मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करता है। ठीक है, कि मानवाधिकार आयोग जो होता है, जो अगर आपका मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो वो इसकी चौकसी, इसका गठन 2000 में किया गया था। ठीक है, सन 2000। मानवाधिकार आयोग का गठन एवं रूपरेखा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं पूर्व, ठीक है, उच्च न्यायालय के किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, मानवाधिकार संबंधित से ज्ञान या और 2 व्यक्ति और होते हैं जो उसका ज्ञान रखते हो। ठीक है, मानवाधिकार संबंधी। ठीक है, यही आगे चलो। मानवाधिकार के उल्लंघन पर रोक। हाँ, इसके उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल या किसी पीड़ित व्यक्ति को याचिका पर जांच कर सकता है। ठीक है, ये मानवाधिकार जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति अध्ययन करने जा सकता है। ठीक है, मानवाधिकार क्षेत्र में शोध कर सकता है, शोध प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, इसको मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सरकार न्यायालय को ऊँची अपनी जाँच के लिए, न्यायालय में अपनी जाँच के लिए आधार मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ठीक है, ये इसमें इंक्लूड था इस चैप्टर में, तो मैं थोड़ा सा इसका वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, क्या होता है? लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलते हैं। ठीक है, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ये है मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है, प्रावधान इसमें कौन कौन से न्यायालय में लागू करवाने की व्यवस्था नहीं है, उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है, ये वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, यह न्यायालय संविधान का एक हिस्सा यह संविधान का एक हिस्सा इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, एक संविधान का हिस्सा है, न कि इसे लागू कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके लिए अलावा वे ऐसा भी कर सकते हैं कि जनता उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। यही कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ये काम करे। ठीक है, जनता के लिए। संविधान में ऐसी नीतियों का एक निर्देशक तत्व सूची और एक सूची दर्शाई गई है, उसी को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके? लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
ठीक है। जीवन स्तर ऊंचा उठाने का, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है? मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व से कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका अंतिम टॉपिक है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए। वर्ष 1976 में संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें 10 कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देश की रक्षा करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाने प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। यहाँ आपका होता है दूसरा चैप्टर ख़त्म। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा कि मैं देखो यार मैं थोड़ा सा समझाता हूँ और क्यों ऐसा मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एकदम डिस्क्राइब आप लोग समझदार हैं। टाइम बहुत लग जाता है वीडियो का, तो थोड़ा सा इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए ऐसा करता हूँ, नहीं तो मैं अच्छे से समझाता हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो समझिए, और मैं इसी तरह आप लोगों को देता रहूँगा नोट्स अच्छे से बना के, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।